नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत। और आज बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार होती है। तो पहला क्वेश्चन लिखा, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये थे इब्राहिम लोदी, जो आपके लोदी वंश के अंतिम शासक है, और बाबर के बीच में लड़ा जाता है 1526 में। राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है आपका खानवा का युद्ध, और ये 1527 में लड़ा गया था। और इसी में पहली बार बाबर ने जिहाद किया था। ठीक है ना। और ठीक है, आगे चलते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप याद रखना 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना के बीच में लड़ा जाता है। ये पहला युद्ध था जब पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया था, फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें बाबर ने युद्ध नीति जो अपनाई थी, बोल सकते हैं युद्ध रणनीति जो अपनाई थी, वो तुगलक पद्धति पर आधारित थी। और ये आपने याद रखना है लगभग लगभग 15,000 के आसपास बाबर की सेना में थे, जिनमें से 20 से लेकर 24 तक फील्ड आर्टरी थी, मतलब तोपची थे। और लोधी की तरफ से, इब्राहिम लोधी की तरफ से 1000 युद्ध हाथी और 30 से 40,000 के आसपास क्या थे, सेना थी। इसका जिक्र बाबर अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में भी करता है। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला था किसका, तोपों का, किसको, बाबर को। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में होता है। तो ये होता है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो सेनापति रहते हैं आदिल शाह सूर के उस टाइम पे, और अकबर की तरफ से लड़ते हैं। कौन, अकबर छोटे रहते हैं उसमें, तो अकबर की तरफ से जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं आपके जमान प्रथम और बैरम खां जो उनके संरक्षक रहते हैं। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू विक्रमादित्य भी कहा जाता है कि लगभग 23 में से 22 युद्ध इन्होंने जीते थे। और अंतिम विक्रमादित्य, 14वें विक्रमादित्य, ये आपने याद रखना है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध था एक हिसाब से मराठा एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए 1761 में, 14 जनवरी 1761 में युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली से 60 मील दूर पानीपत में, आप जानते हैं। और यहाँ पे लड़ते हैं जो अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली, और मराठों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जो कमांडर इन चीफ रहते हैं मराठाओं के, सदाशिवराव भाव, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन लिखा, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। तो आप जानते हो बाबर था। बाबर की अगर बात करें तो ये आपके फरगना से थे। फरगना आपका अफगानिस्तान के ऊपर की तरफ लगता है, और ये पास में बिल्कुल किसके, समरकंद हो गया, या फिर आपका बुखारा हो गया, इनके पास में, उज्बेकिस्तान के आसपास का है। जो बाबर है वो 5वीं जनरेशन में, फिफ्थ 5वीं जनरेशन में तैमूर का 5वां वंशज है। तो पिता की तरफ से तो तैमूर का वंशज रहता है, शायद से 12वां या 13वां है उसका, चंगेज़ खां का ये माँ की तरफ से। अच्छा, देखो, एक तो इन्हें तिमुरिद भी कहा जाता है, क्योंकि तैमूर की डायनेस्टी तिमुरिद। पर मुख्यतः जो भारत में नाम फेमस था इनका वो था मुगल, और मुगल शब्द आता है मंगोल से, ये यहीं से निकला है। ये आपने याद रखना है, मंगोल शब्द से निकला हुआ है। अकबर बेटा है किसका, हुमायूं का। और औरंगजेब बेटा है किसका, जहांगीर का। ठीक है। तो बाबर की बात करते हैं तो 1483 में फरगना का शासक बनता है, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक है भारत में। 21 अप्रैल 1526 को जो आपके तराइन का युद्ध, सॉरी पानीपत का युद्ध होता है, तो उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर तो ये दिल्ली की तरफ शासन करने लग जाते हैं। इनकी एक आत्मकथा है तुझे के बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, आपने याद रखना। एक और शासक है जहांगीर, जिसने तुझे के जहांगीर लिखी है, वो भी तुर्की भाषा में। बाद में जाके इसका क्या करवा दिया जाएगा आपका, बोल सकते हैं फारसी में आपका अनुवाद है, जिसको बोलते हैं बाबरनामा, और वो कराएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, जो नवरत्नों में से एक है, किसके, बोल सकते हैं अकबर के। और अब्दुल रहीम खाने खाना बेटा है किसका, इसका बैरम खां का। तो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, तुझे के बाबरी के अनुसार बाबर को 1530 में लाहौर और आराम बाग, याद रखना, आगरा में पहले दफनाया गया था आराम बाग में, और बाद में उनका जो पार्थिव शरीर था उसे अफगानिस्तान काबुल में दफना दिया जाता है। औरंगजेब की अगर बात करें, 3 नवंबर 1618 को पैदा हुए थे। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के तीसरे पुत्र थे। मुमताज़ महल जो थी वो शायद से अपने 13वें या 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। और कुछ जो बोल सकते हैं शाहजहाँ की जो औलादें, जिनका इतिहास में जिक्र मिलता है, उसमें जैसे आप कहती जहाँ आती है, उनकी बेटी सबसे बड़ी आपकी रोशन आरा, गौहर आरा। औरंगजेब के जो भाई रहते हैं, जैसे मुराद बख्श आता है आपका, सासू जाता है, और एक आता दारश को, इनका नाम मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट का 1707 में अहमदनगर, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका अहमदनगर में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो अहमदनगर आपको देखने मिलता है, यहाँ पर निजामशाही डायनेस्टी थी। तो ये आपका बहमनी साम्राज्य की तरफ देखने मिलेगा, बिल्कुल तुंगभद्रा नदी के ऊपर। अकबर की अगर बात करें, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। तो
अकबर का जन्म हुआ था, जो अमरकोट के जो शासक थे उस समय हुमायूं क्या था कि देश निकाला हो रखा था, शेषा सूरी से हार गए थे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। तो ये सिंध की तरफ चले जाते हैं, वहीं पर इनकी शादी हामिदा बानो बेगम से होती है, उनसे एक बेटा होता है अकबर। तो ये अमरकोट के शासक सिंध में इसका जन्म हो रखा है। ठीक है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं को 1556 में, जब वह केवल 13 साल का था, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह दिल्ली में, जो उनका लाइब्रेरी थी वहाँ से वो गिर जाते हैं, सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अच्छा, और नवरत्न थे इनके दरबार में, नवरत्न से पहले आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय देखने मिलते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की बात करें तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र है। इसके कुछ और भाई भी, जैसे कामरान था, जिंदाल था, तो ये कुछ उसके भाई हैं। दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। चौसा की लड़ाई बिहार में 1539 में शेषा सूरी से हार जाता है, और उसके बाद आपकी बिलग्राम की लड़ाई 1540 में तो पूरी तरीके से हार जाता है, ठीक है ना। और लगभग लगभग 15 साल तक ये दूर रहता है, कहाँ से, दिल्ली से। हालांकि शेषा सूरी केवल 5 साल ही शासन कर पाएंगे, 1540 से 1545, और उसके बाद इनके बेटे वगैरह शासन करेंगे। अंतिम में इनका जो छोटा बेटा रहता है उसकी हत्या कर देता है आदिल शाह सूर, और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, तो 1555 में, ठीक है, फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपका सरहिंद का युद्ध इंपॉर्टेंट है बाद के युद्धों में, और मच्छीवाड़ा का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है 1555 के आसपास, हुमायूं के जो जीतता है। तो 1556 में पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने पर मौत हो जाती थी। गुलबदन बेगम है हुमायूं की सौतीली बहन है, उसने हुमायूंनामा लिखा है, ये आपने याद रखना है। और हुमायूं की जो बोल सकते हैं मकबरा, ये आपको दिल्ली में देखने मिलेगा, जो उसकी पत्नी ने, हामिदा बानो बेगम ने बनाया था, हामिदा बानो बेगम। अच्छा, मुगलों की अगर बात करें तो शुरुआत में जो आपको एक्सटेंट देखने को मिल रहा है कि 1530 के आसपास, ये जो पीला कलर है ये आपका बाबर के समय तक ये एक्सटेंट हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1605 तक, तो 1605 मतलब जब तक किसका शासनकाल है, अकबर का, तो ये लगभग लगभग आपका एक्सटेंड हो चुका है, जितना भी आपको ग्रीन में दिख रहा है यहाँ तक पूरा फैल चुका है, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है औरंगजेब के टाइम पे, जब उसकी मृत्यु हुई 1707 तक, तो पूरा लगभग नीचे दक्षिण भारत तक वो ले जाता है अभियान, ये याद रखना। जब वो गोलकुंडा वगैरह जीत जाता है, बहमनी साम्राज्य कई सारे जो बोल सकते हैं प्रांत रहता है उन्हें जीत जाता है। अच्छा, लिखा हुआ है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए युगों में कौन सा सुमेलित है। तो तबाकत ए नासिरी मिनहाज सिराज, अकबरनामा, बिल्कुल सही है। तबाकत ए नासिर लिखने वाला कौन था, लेखक तो मिनहाज उस सिराज। अकबरनामा उल फजल ने लिखी है। तारीख अलाई, या ठीक है ना, ये खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी किताब, ये पूछी गई थी अभी हाल फिलहाल किसी पेपर में। और तुझ के बाबरी किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारे सही है। तो तबाकत नाशरी ये फ़ारसी इतिहासकार मिनहास ए सिराज द्वारा लिखी गई थी। इस्लामिक दुनिया की जो ऐतिहासिक घटना है, आदम, जो बोल सकते हैं आपका इस्लाम से संबंधित एक महापुरुष माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पे आदम ब्रिज है आपका, या एडम्स ब्रिज बोला जाता है, जो भारत के बोल सकते हैं रामेश्वरम को कनेक्ट करता है श्रीलंका के जाफना से, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। इस्लाम में उसको आदम ब्रिज कहा जाता है, या एडम ब्रिज कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो 1260 ईस्वी तक, जब तक यह पूरा हुआ तब तक का लेखा जोखा इसमें देखने को मिलता है। यह राजनीतिक इतिहास गुलाम वंश के शासक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक, ये बलबन से पहले के शासक हैं, उनके टाइम पे ये लिखा गया था। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल ने लिखा था, और अगर देखा जाए तो ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तारीख़ अलाई, इसे खजाइन उल फुतूह भी कहा जाता है, और ये लिखा था किसने, आपके अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है 1325 में। जो इनके गुरु थे आपके जो देखने को मिलता है, कौन था यार, सूफी संत थे, ठीक है ना। एक तो शेख सलीम चिश्ती थे, और एक बोल सकते हैं, मेरे नाम से हट रहा है, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था, क्या नाम था यार उनका, शेख सलीम चिश्ती, और तो उनके शिष्य थे, ये मुरीद बोला जाता है, मैं नाम हट रहा है दिमाग से, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया के कहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये याद रखना, कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को बोल सकते हैं किसका, सितार का जनक कहा जाता है, सितार बनाया था, हिंदवी का जनक भी कहा जाता है। और आपने याद रखना है कि इन्हें आपका तोताए हिंद भी कहा जाता है, तोताए हिंद, ठीक है ना। अमीर खुसरो को ये याद रखना। 8 शासकों को इन्होंने क्या देखा है, समय देखा है। तुझके बाबरी, तो ये किसने, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लिखी थी, ठीक है ना। और बाबर ने इसकी तुर्की भाषा में लिखा था, और बाद में जाके अब्दुर्रहीम खाने खाना, जो बेटा किसका, बैरम खां का, जिसे खाने खाना की उपाधि भी दी थी,
तो फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से कौन गुजरात तट पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था? ये था गजनी, ठीक है ना, महमूद खां का गजनी का शासक। तो सोमनाथ मंदिर पर 1001 से लेकर 1025 तक इसने 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। बख्तियार खिलजी गुलाम है किसका? गौरी का। और ये गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में जब गौरी मरता है तो उसके बाद बंगाल की तरफ शासन देखेगा। और ये वही व्यक्ति है जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी महमूद गौरी का क्या है? गुलाम है। और ये दिल्ली की तरफ देखेगा शासन को, ठीक है। तो महमूद गजनवी की बात करें तो पहला जो हमला था भारत के खिलाफ 1001 ईस्वी में था। और लिखा महमूद गजनी को यामीन एद दावला महमूद के नाम से भी जाना जाता है। 997 ईस्वी के आसपास जो बोल सकते हैं वो क्या करता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनविद या गजनी साम्राज्य का शासक बनता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, लिखा हुआ है गजनी को एक व्यापक रूप से समृद्ध राजधानी में बदल दिया, ठीक है। और जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से आते हैं। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अच्छा, ये याद कर सकते हैं आप लोग। और कुछ है नहीं। मोहम्मद गौरी की बात करें तो पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन नाम से जाना जाता था। और भारत के बाद इस्लामी शासक राजवंश की नींव इसने रखी थी, आप जानते हैं। और मूल क्या था आपका? फारसी था, ये याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने अभी बता दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने बता दिया था अभी आपको, ठीक है ना। तो गौरियन मतलब सेना का बोल तो 1194 जो आपका चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? आपका जयचंद के बीच में, झाड़वाल वंश का शासक जो रहता है, तो वहाँ पर भी युद्ध लड़ता है, ये आपने याद रखना है। और कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करते हैं अपने गुरु किसमें? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। और बाद में जाके इनका जो दामाद रहता है इल्तुतमिश, वो इसे कंप्लीट करवा देता है। बाद में जाके सिकंदर लोधी भी इसका पुनरुत्थान करते हैं। सिकंदर लोधी जिन्होंने आगरा शहर बसाया था, ठीक है। यहाँ पर आपका गुरु डायनेस्टी आ जाती है लगभग अगर 1200 ईडी के आसपास बात करें, जब तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाता है गौरी, ठीक है ना। और ये आप याद कर सकते हैं, इस तरफ सोलंकी थे, परमार थे, चंदेल थे ऊपर की तरफ, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये आपका गजनविद एम्पायर यहाँ की तरफ, महमूद गजनी यहाँ का था शासक, ठीक है ना। और जब इसने हमला किया था तो वहाँ पे सोलंकी वंश के शासक थे गुजरात की तरफ, सोमनाथ। जब्ती प्रणाली अगर इसे बोला जाता है तो इसे दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है। राजा टोडरमल, और टोडरमल जो नवरत्न है वो किसके? अकबर के। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक है किसके? तुगलक वंश के। गाजी मलिक की उपाधि उन्होंने, गाजी मलिक इनका नाम था, यह उपाधि धारण करती। सिकंदर लोधी आपके लोधी वंश के शासक हैं, आगरा शहर बसाया था। और गजे सिकंदरी नाम का एक पैमाना जो था वो भी स्टार्ट किया था। शेरशाह को जाना जाता है जीटी रोड के लिए, ग्रैंड ट्रक रोड के लिए। इन्होंने ये सिंध से लेकर सिंधु नदी से लेकर बंगाल तक एक रोड बनाई थी, ये आपने याद रखना है। और जीटी नाम जो दिया था वो बाद में जाके डलहौजी ने दिया था, ये आपने याद रखना है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था, ये आपने याद रखना है। और तांबे का दाम चलाया था, ये भी आपने याद रखना है। तो जब्ती प्रणाली या को दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है। 1580 से 82 में हर वर्ष कीमतों के निर्धारण और पिछले वर्षों के राजस्व के निपटान से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए पेश किया जाता था। अकबर द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली काफ़ी हद तक शेरशाह की प्रणाली पर आधारित थी। हालांकि अकबर ने मामूली संशोधन किया और उनकी प्रणाली को जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा गया, जिसको किसने बेहतर बनाया था? राजा टोडरमल, जो उनके नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजस्व संग्रह की एक नई प्रणाली लाए जिसे जब्ती या दहसाला प्रणाली कहा जाता है, जो कराधान की एक प्रणाली थी। प्रणाली के तहत उन्होंने 10 वर्षों की अवधि के लिए फसल की पैदावार और खेती की कीमतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर द्वारा स्थापित दहसाला प्रणाली में विभिन्न फसलों की औसत उपज, साथ ही पिछले 10 वर्षों में प्रचलित औसत कीमतों की गणना की जाती थी। वास्तव में निपटान पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत कीमतों और उत्पादन पर आधारित था। और औसत जो फसल उत्पादन का कितना होता था, जो भू राजस्व होता था, 1/3 हिस्सा होता था। अच्छा, मूल रूप से ये प्रणाली जो सबसे पहले देखने मिलती है शेरशाह सूरी के समय देखने मिलती है, लेकिन अकबर के शासनकाल के दौरान इसे पूरी तरीके से सम्मानित किया जाता है, मतलब बेहतरी से लगाया जाता है। यह व्यवस्था इलाहाबाद से लेकर लाहौर तक और गुजरात से लेकर मालवा प्रांतों तक प्रचलित थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भू राजस्व की प्रणाली बहुत लोकप्रिय हो गई थी उस टाइम पे और बहुत लंबे समय तक उसके बाद जारी रही। 10 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए फसल की पैदावार और कीमतों को समझा गया और ठीक से उसका विश्लेषण किया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, तुगलक वंश के संस्थापक हैं। 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी दिल्ली के पास में। और रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। सिकंदर लोधी की बात करें, इनका जन्म जो हुआ था, बचपन का नाम निज़ाम खान था। 1490 से 1517 तक की दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं। अफगान थे, पहले अफगान थे, उसके बाद सूरी होते हैं, जो कौन होते हैं? सूर, शेरशाह सूर, ये बोल सकते हैं। सूरी जो थे
वो दूसरे अफगान होते हैं जो दिल्ली सल्तनत पर बोल सकते हैं दिल्ली पे शासन करते हैं। इनके पिता का नाम बहलोल लोदी था जो संस्थापक माने जाते हैं लोदी वंश के। तो ये आपको खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलेगी, ये खिलजी के टाइम की है, तो ये आपने याद रखना है। और ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान है जो उसका सेनापति मलिक कफूर चलाता है दक्षिण की तरफ, ये आप याद कर सकते हैं। तुगलक वंश का अगर देखा जाए तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा सालों तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का बोल सकते हैं साम्राज्य था। ये स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश ये फैला हुआ है यहाँ पे। शेरशाह सूरी की बात करें, बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता जो थे वो बिहार की तरफ क्या थे, एक छोटे मोटे जागीरदार थे। और फिर बिहार के एक राजा की जो विधवा रहती है उससे शादी करके ये बिहार के शासक बन जाते हैं, दक्षिण भारत के शासक बन जाते हैं। रुपये इन्होंने स्टार्ट किया था बिहार सासाराम में इनका जन्म हुआ था, वहीं पे इनका क्या है मकबरा भी है। और 1540 में आपका क्या हो जाता है कि जब ये बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीत जाते हैं तो इनका शासन हो जाता है कहाँ, दिल्ली की तरफ हुमायूं को हरा देते हैं। और इनके बाद जो उनका बेटा बनता है शासक वो रहता है इस्लाम शाह, लगभग 7-8 साल तक ये शासन करता है। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा जाता है, तो लिखा था उसमें पेशवा कौन था, उसमें पेशवा थे आपके बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। और किसके खिलाफ था, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के शासक के खिलाफ था। तो लिखा श्रीमंत पेशवा माधवराव भट्ट मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे। अपने कार्यकाल के दौरान मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान कई नुकसान उठाए। उन्होंने मराठा इतिहास के सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है बालाजी बाजीराव को। यह लड़ाई उत्तर में आगे मराठा अग्रिमों को रोकने और लगभग 10 वर्षों तक उनके क्षेत्रों को अस्थिर करने की थी। 10 वर्षों की इस अवधि को पेशवा माधवराव के शासनकाल द्वारा चिन्हित किया गया था, जिन्हें पानीपत में हार के बाद मराठा वर्चस्व के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील दूरी यानी लगभग 96 किलोमीटर के आसपास उत्तर में मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान पर और अफगानिस्तान के राजा के गठबंधन अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के साथ दो भारतीय मुस्लिमों के बीच में हुई थी। सहयोग दल दो आपके रोहिला अफगान और सुजाउद्दौला अवध के नवाब ये वहाँ पर थे। लड़ाई के फ्रांसीसी आपूर्ति की हुई तोपों और मराठों की भारी घुड़सवार सेना और घुड़सवार तोपों के खिलाफ अफगान और रोहिलों के नेतृत्व रोहिल जो खंड में जो आपके शासक थे उन्होंने भी इसका साथ दिया था। जैसे अहमद शाह अब्दाली अफगान हो गए थे, नजीमुद्दौला आपके रोहिला हो गए थे, तो ये हरा देते हैं किनको, मराठाओं को हरा देते हैं। लड़ाई को 18वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। पेशवा बाजीराव के दिन गुजरात और मालवा मराठा नियंत्रण में आ गए थे। अंत में 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण तहत दिल्ली के दक्षिण और पूर्व मुगल क्षेत्रों का अधिकार कर लेता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद आपको देखने मिलता है शासनकाल काफ़ी बड़ा बन जाता है। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव जो थे बाजीराव प्रथम के, जिन्हें नाना साहब कहा जाता है, ऐसे बाजीराव द्वितीय थे। 1758 में पंजाब पर आक्रमण करके मराठा नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने के दुरानी साम्राज्य के साथ सीधे टकराव में मराठों को लाया। 1759 में उन्होंने पश्तून जनजातियों के में से एक सेना खड़ी की और पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कई लाभ कमाए। उसके बाद उन्होंने अपने भारतीय सहयोगियों गंगा दोआब के रोहिला अफगान मराठों के विरुद्ध एक व्यापक गठबंधन बनाया। सदाशिवराव भाव ये युद्ध में नेतृत्व करते हैं कि कमान में मराठों ने सेजवलकर जिनके मोनोग्राफ पानीपत 1761 को अक्सर लड़ाई में सबसे अच्छा माध्यमिक स्रोत माना जाता है, कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख 1000 10,000 लाख 1 लाख सैनिक मारे गए थे, सैनिक और गैर सैनिक। अहमद शाह अब्दाली सबको मार देता है। ये अपने पीक पे कौन सा मराठा साम्राज्य जो आपको भगवा कलर में दिख रहा है 1759 के टाइम पे। पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए महमूद गजनी ने किसे हराया था, तो महमूद गजनी हराता है यहाँ पे हिंदुसाई वंश को। तो हिंदुसाई वंश के बारे में पढ़ा देता हूँ मैं। तो महमूद गजनी ने पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए हिंदुओं को हराया। वह एक अफगान आक्रमणकारी था। कहा जाता है कि महमूद ने एक साल में एक बार भारत पर आक्रमण करने की कसम खाई थी कि एक बार तो करना है। 17 अभियान चलाता है। पहला आक्रमण जो था 1001 और अंतिम अभियान था 1026 के आसपास। पहला अभियान पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के खिलाफ था और अंतिम अभियान महमूद का जो रहता है सोमनाथ मंदिर की तरफ रहता है। 1001 में महमूद ने भारत पर चढ़ाई की और पंजाब के राजा जयपाल को हरा दिया था। पेशावर जो अब पाकिस्तान के पास एक लड़ाई में भारतीय हालांकि संख्या और उपकरणों में श्रेष्ठ थे, मुस्लिम घुड़सवारों के हमले में वापस आ गए। इस हार के बाद जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। आनंदपाल ने कुछ अन्य भारतीय शासकों के साथ 1008 में एक दुर्जय सेना खड़ी की, लेकिन उसका महत्वपूर्ण क्षण में आनंदपाल का हाथी घबरा गया और भाग गया था और ये हार जाता है किसमें, युद्ध में। 1024 में सुल्तान सोमनाथ सैर ये जो आपका गजनी है महमूद गजनी, उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर आप जानते हैं वहाँ पर हमला कर दिया था और 1026 तक लूट मार की थी भारत में। महमूद सबसे पहले इस्लाम के झंडे को भारत के हृदय में ले जाने वाले थे, ये याद रखना। हिंदुस्तानी डायनेस्टी के बारे में आपको बता देता हूँ, तो ये इस तरफ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, अभी बता दिया 1526 अप्रैल महीना।
ठीक है ना। 21 अप्रैल 1526 तोपों का इस्तेमाल भारत में होने वाली तोप लड़ाई पहली थी, तुगलक पद्धति। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये तो पढ़ा दिया सारा। गजनी के महमूद एक कवि और कुछ ख्याति के विद्वान थे, और उन्होंने कुछ विद्वान अपने साथ लाया था। गजनी का जो महमूद था, तो अलबरूनी, फिरदौसी और अंसारी तीनों को लेके आता। अबुल फजल तो आपका अकबर के टाइम का है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अबुल फजल की अगर बात करें तो फैज़ी का छोटा भाई है। फैज़ी भी आपके नवरत्नों में से एक था। इसने अकबरनामा लिखी थी फारसी में, उन्होंने अकबर के पूर्वज तैमूर से लेकर अकबर के शासनकाल तक का इतिहास इसमें दिया है, 1602 तक का। वो अकबर प्रशासन, अच्छा पहले अबुल फजल की तो हत्या कौन करवा देता है? उन्हीं का बेटा जहांगीर करवा देता है, अकबर का सलीम, ठीक है ना। अच्छा, तो अकबर प्रशासन के एक राजनीतिक सलाहकार उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उन्होंने सुलह कुल के साथ शासन की दृष्टि तैयार करने में अकबर की मदद की थी। या उनके प्रशासन में विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बारे में बताता है। या निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह गजनी के महमूद के साथ नहीं आया था, मतलब ये तो अकबर के टाइम के था। अलबरूनिया की अगर बात करें तो जन्म 973 में उज्बेकिस्तान के आसपास इनका जन्म हुआ था। और बोल सकते हैं कई सारी जो भाषाएं थी, अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत के अच्छे जानकार थे। 1017 में जब गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो उसने कई विद्वानों और कवियों को अपनी राजधानी में बंधक बना लिया, और अलबरूनी उनमें से एक था। तो अलबरूनी के जो बोल सकते हैं जो आपके यात्रा वृत्तांत है, उनमें भी पता लगता है इस बोल सकते हैं गजनी के आक्रमण का। तो गजनी ने अलबरूनी के भारत के लिए रुचि विकसित की। जब पंजाब गजनीवाद साम्राज्य का हिस्सा बन गया, या गजनविद का, तब अलबरूनी भारत आए और ब्राह्मण पुजारियों विद्वानों की संगति में संस्कृत सीखने और धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करने में वर्षों उसने बिता दिए थे अलबरूनी ने। उन्होंने पंजाब और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से यात्रा की। उन्होंने विभिन्न जानकारी एकत्र की और किताबुल हिंद, ये किताब लिखी हुई है जिसमें भारत के इतिहास के बारे में उस समय पता लगता है। किताबुल हिंद, तो ये अलबरूनी लिखी थी। भारतीय संस्कृति का से आकर्षित होकर उन्होंने संस्कृत सीखी और हिंदू दर्शन और संस्कृति से संबंधित कई पुस्तकों का अध्ययन किया। उसने जिज्ञासु मन और गुरु की आंखों के पुराणों और भगवद गीता को भी नहीं बख्शा, मतलब सब पढ़ लिया था। अच्छा, किताबुल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक हिंद, ये आपने याद रखना है। अच्छा, और कुछ है? ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। ये चीज़ें आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे गजनविद डायनेस्टी मैंने बता दिया था आपको। निम्नलिखित मंगोल नेताओं कमांडर में किसने भारत पर हमला करके सिंधु नदी को पार नहीं किया था? चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान बोल सकते हैं आपका समकालीन है इल्तुतमिश का, ठीक है ना। तो चंगेज़ खान के बारे में लिखा हुआ है, भारत की सुरक्षा उत्तर और उत्तर पश्चिम में हिमालय और उनकी श्रृंखला द्वारा की जाती थी। मतलब हिमालय बहुत बड़ा एक रोड़ा था मंगोलों के भारत पहुंचने में। उत्तर पश्चिम में पर्वत खैबर दर्रा जो था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, फिर बोलान दर्रा जो आपका पाकिस्तान में, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान आया जाता था, पर बीच में पड़ती सिंधु नदी। अफगानिस्तान उसके पड़ोसी क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने भारत पर किसी भी आक्रमण के लिए एक प्रतिरोध प्रदान किया। काबुल कंधार लाइनों पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण वैज्ञानिक सीमा को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण था, और इसने भारत को प्रमुख रेशम मार्ग से भी जोड़ा था। लेकिन मंगोल ने दिल्ली सल्तनत को चिनाब के साथ जुड़ने के लिए विवश किया, जबकि सल्तनत क्षेत्र टकराव का बिंदु बन गया। सिंधु केवल भारत की सांस्कृतिक सीमा थी और सभी व्यापारिक उद्देश्य के लिए नियंत्रण रेखा सिंधु के पश्चिम तक सीमित थी। जिसके बाद चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म में राजकुमार जलालुद्दीन को हराया, जिन्होंने सिंधु के तट पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी, और पराजित होने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को नदी में बहा दिया और भारत को पार कर गए। लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद नहीं की, डरता था कि बोल के यहाँ की तरफ ना आ जाए चंगेज़ खान। जब तक चंगेज़ खान जीवित था तो जलालुद्दीन को उसने मदद नहीं पहुंचाई थी। उन्होंने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विस्तारवाद नीति नहीं अपनाई, मतलब चंगेज़ खान के डर से इल्तुतमिश उस तरफ जाता ही नहीं है। हालांकि चंगेज़ खान ने 3 महीने तक सिंधु नदी के पास रहने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने भारत जाने का फैसला नहीं किया और वापस मंगोलिया लौट गए, जहाँ 1227 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि उनके मंगोल वंशज, जिनमें तैयर बहादुर, अब्दुल्ला, कुतलुक ख्वाजा ये शामिल थे, ने विभिन्न अवसरों पर भारत पर आक्रमण किया, पर उतने ज़्यादा सक्सेसफुल शासक नहीं थे, उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। इसमें से जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पूरा जो साम्राज्य आपको पीले पीले कलर में दिख रहा है, ये कब्जा दिया था किसने? आपका चंगेज़ खान ने। जिसमें आपका जो रेड लाइन दिख रही है, ये आपके बोल सकते हैं आक्रमण है किसके? औरंगजेब के। 1207, 1219, 1220 तक यहाँ पहुँच गया था, 1221, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वापसी कर रहा है। और नीचे उसके जो सक्सेसर हैं, जो वंशज हैं, उनका क्या है आपको देखने मिलेगा, उनका साम्राज्य है यहाँ पे। यहाँ पर आपने याद रखना है कि भारत की तरफ जो हमला करती थी वो चगताई खानित थी। जब उसने अपने बच्चों के बीच में ये सल्तनत बांटी थी, उसमें कई सारी थी। जैसे आपका कौन सी थी? एक इल खानित थी, एक खानित ऑफ द गोल्डन जॉर्डे थी, और एक आपका खानित ऑफ द युआन डायनेस्टी जो आपका चाइना की तरफ थी, और चगताई, ज़्यादातर चगताई करते थे भारत में आक्रमण, आपने ये याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।